अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप और कैसा गुजर रहा है आपका वो टाइम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा इम्पल्स को। इम्पल्स क्या होती है, इसके फायदे क्या होते हैं, इसके नुकसानात भी क्या होते हैं या नहीं होते हैं, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। इम्पल्स इम्पल्स बेसिकली एक धक्के को कहा जाता है। एक छोटा सा जब किसी बॉडी को पुश दिया जाता है, लिटिल पुश जो दिया जाता है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, उसको कहा जाता है इम्पल्स। इसलिए इसकी जो डेफिनेशन होती है वो भी इसी तरह से की जाती है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड। अगली चीज इसके अंदर जो अहम होती है वो इसकी इक्वेशन होती है। तो एक सपोज वही बात है, मैस m का एक ऑब्जेक्ट है और सपोज वो vi वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक शॉर्ट इंस्टेंट के लिए इस पर फोर्स F लगाई जाती है छोटे से टाइम के लिए और इसकी वेलोसिटी vf हो जाती है। तो इसका जो इंपल्स होगा वो J से रिप्रेजेंट किया जाएगा और वो होगा F एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। अगर हम यहां पे देखें F जो होता है ये खुद किस चीज के इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। पिछले टॉपिक के अंदर हमने मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर ये बात भी डिस्कस कर ली बेटा कि हमारा जो मोमेंटम होता है उसकी जो चेंज होती है वो फोर्स के इक्वल है। हम क्या करते हैं, इसी के साथ टाइम से प्रोडक्ट ले लेते हैं, टाइम इधर आ जाता है। अब F एवरेज मल्टीप्लाई बाय T, इसको अगर आप चाहें तो आप यूं भी लिख सकते हैं MVF MVI, और इसी ये जो आपकी वैल्यू होती है F एवरेज J, इसी को J इज इक्वल टू F एवरेज मल्टीप्लाई बाय T को कहा जाता है इस केस में इम्पल्स, यानी ये आपका इम्पल्स कहलाता है। नेक्स्ट इसके अंदर इम्पल्स के यूनिट्स अगर देखे जाएं तो इम्पल्स जो है ये न्यूटन और ये सेकंड, इससे भी निकाल सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम के यूनिट जो होते हैं हमारे पास, ये भी जान सकते हैं। डायमेंशंस भी इसके जो है वो मोमेंटम के डायमेंशंस होते हैं और यूनिट्स भी इसके जो होते हैं वही। अगर आप डायमेंशंस निकालना चाहते हैं, आप डिटेल्ड आंसर में जाना चाहते हैं तो इसके डायमेंशन होंगे ml/t की -1, इसकी बेस पर वो भी आप निकाल सकते हैं। अब एक और चीज यहां पे बतानी है आपको, J इज इक्वल टू F एवरेज मल्टीप्लाई बाय T। अगर J कांस्टेंट हो तो F जो होता है वो 1/T मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट होगा और उस वक्त आपका F और T जो होता है ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। लेट मी एलोबरेट विद एन एग्जांपल, लेट मी टू एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आपने कभी जज किया होगा, अगर आप नहीं किया तो जज कर ले। ये आपके पास सपोज एक फुटबॉल है और आप इसको किक लगाते हैं और दूसरा आपके पास उससे छोटे साइज में एक स्टोन है, आप उसको किक लगाते हैं। मुझे ये बताएं आपको कौन से वाला ज्यादा हार्ट करेगा।
आपका जवाब यही होगा कि आपको जब आप पहले को किक लगाएंगे फुटबॉल को तो उस पर कम हर्ट करेगा। उसकी वजह क्या होती है, जब आप फुटबॉल को किक लगाते हैं ये फुटबॉल थोड़ा सा इलास्टिसिटी होने की वजह से कम इलास्टिक होने की वजह से बैंड हो जाता है और इसकी वजह से इस पर फोर्स टाइम ज्यादा लग जाता है, गैप ज्यादा, टाइम बड़ा हो जाता है, इसलिए आपकी जो फोर्स का इफेक्ट होता है वहां पर कम होता है। लेकिन जब आप स्टोन के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जब आप स्टोन को किक लगा रहे होते हो तो स्टोन को किक लगाते हुए आपका पांव सीधे का सीधा पांव खड़क करके जाके लगना है पत्थर के ऊपर। अब पत्थर के ऊपर लगते ही कोई टाइम गैप नहीं आना, इसलिए आपका जो फोर्स का इफेक्ट होगा वो इसमें काफी बड़ा होगा। एक और एग्जांपल, एक गाड़ी है, उसमें एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट इस तरह से होता है, सपोज के दो बंदे बैठे हैं फ्रंट सीट पे, एक ने सीट बेल्ट पहना हुआ है और एक ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है। तो आपसे सवाल है कि इनमें से हाइट कौन सा ज्यादा होगा, किसको ज्यादा मसला होगा, या दूसरे अल्फाज में मैं इसी गाड़ी को एक और अल्फाज में लेता हूं। एक बंदा है जो आम सी गाड़ी में, मेहरान गाड़ी में बैठा है जिसके अंदर कोई सेफ्टी बैग नहीं है, दूसरा किसी सपोज जो है वो BMW में बैठा हुआ है और उसमें बहुत ज्यादा सेफ्टी है, 5 से 6 एयर बैग्स हैं। अब पहले वाले का एक्सीडेंट होता है और क्रश कर जाती है, 120 की स्पीड से गाड़ी किसी आगे किसी चीज के साथ कोलाइड करती है, तो कितने % चांसेस हैं उस बंदे के बच जाने के? 0.1, और वैसे तो ऊपर वाली जात है 100% भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कोई चांसेस उसमें कम से कम चांसेस होंगे। लेकिन वही अगर आप BMW में बैठे हैं तो जो ही आप बैठे होंगे एकदम से आपकी गाड़ी के एयर बैग्स खुलेंगे, एयर बैग्स खुलते ही वो क्या करेंगे, गाड़ी तो आगे कोलाइड हो जाएगी लेकिन गाड़ी के पार्ट से आपका जो कोलिजन टाइम होगा वो सेफ्टी बैग्स कम कर देंगे, टाइम ज्यादा कर देंगे, फोर्स का इफेक्ट कम होगा और आपकी जो सेफ्टी होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। मतलब टाइम बढ़ गया, फोर्स का इफेक्ट कम हो गया। तीसरी एग्जांपल, दो राइडर हैं, बाइक राइडर हैं और एक ने हेलमेट पहना हुआ है और एक ने हेलमेट जो है वो नहीं पहना है। एक के पास हेलमेट है और दूसरे के पास हेलमेट नहीं है। दोनों का एक जैसा एक्सीडेंट होता है, दोनों रोड पे गिरते हैं और दोनों को सर के ऊपर जाके रोड के साथ उनका सर टकराता है। ऐसा जब वो करेंगे तो क्या होगा, जिसका सर टकराया है हेलमेट के साथ, चूंकि उसके सर और रोड के बीच में हेलमेट का मटेरियल आ गया, चाहे 3rd क्लास भी हेलमेट था, टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिल गया फोर्स को, तो फोर्स का इफेक्ट उस पर कम होगा। दूसरा जिसने हेलमेट नहीं पहना है उसको उठ के बजना है और एकदम से हेड इंजरी होनी है उसको, इसलिए कि आपका जो टाइम होगा वो कम होगा, तो उस वक्त जो फोर्स का इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा। मतलब ये हुआ कि इम्पल्स बेसिकली फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होती है। अगर इम्पल्स कांस्टेंट हो दो ऑब्जेक्ट के लिए तो इफेक्ट उसके लिए कम होता है फोर्स का, जिसका टाइम बड़ा होता है। ये था थोड़ा सा कंसेप्ट आपका इम्पल्स का। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चंस कमेंट कीजिए, हमसे अपने सवाल पूछिए और मजीद डिटेल के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए ताकि हम आपको क्लियर कर सकें बहुत सारी चीज़ें, बाद में जो है आपको टेंशन ना हो। ये था इसका पहला हिस्सा। एक छोटी सी चीज और भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं, वो है कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात तो हमेशा पढ़ी है, जो स्टेटमेंट जो हमेशा चलती आ रही है कि हम सब के लिए एक ही बात करते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ an isolated system remains conserved. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो हमेशा फिक्स रहता है। सादा अल्फाज में इसको यूं भी कहा जाता है कि मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, यानी पहले और बाद का मोमेंटम जो होता है वो हमेशा सेम होता है। लेकिन आइए एक और स्टेप की तरफ जाते हैं। मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया है आइसोलेटेड सिस्टम का। ये कौन सा सिस्टम होता है आइसोलेटेड सिस्टम? लेट अस सपोज यहां एक बॉल है जिसका मास m1 है और दूसरी बॉल है जिसका मास m2 है। ये वेलोसिटी v1 से मूव कर रही है और ये वेलोसिटी v2 से मूव कर रही है, और ये बॉल्स क्या करती हैं, ये आपस में मूवमेंट इनकी हो रही है। लेकिन ये मूवमेंट कैसी है, ये बात भी याद रखें कि सिर्फ लीनियर है, इनकी रोटेशनल मोशन नहीं है। लीनियर मोशन जो है ये कर रही है। तो ये आइसोलेटेड कब होंगी? अगर इस सिस्टम के अंदर, ये सिस्टम है, कोई बाहर से एजेंट, बाहर से आने वाला कोई फैक्टर, बाहर से आने वाली कोई फोर्स नहीं लग रही है। इधर से लगने वाली नेट फोर्स, बाहर से लगने वाली फोर्स जीरो है, तो इस सिस्टम को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम की अपनी फोर्सेस के अलावा अगर कोई बाहर से उस पर फोर्स नहीं लग रही है, सराउंडिंग से उस पर फोर्स नहीं लग रही है, तो वो सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो सपोज करते हैं कि ये हमारी बॉल्स हैं और ये एक ही डायरेक्शन में v1 और v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं। हमने इनका इनिशियल मोमेंटम निकाला, वो होगा पहला m1 v1 प्लस m2 v2। थोड़ी देर बाद इन बालों को आपस में टकराने का मौका मिला, बालों को, इन बाल्स को आपस में कोलाइड करने का मौका मिला और फिर इनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई। पहली जो थी वो v1 डैश से चल पड़ी और दूसरी जो थी वो v2 डैश से चल पड़ी। वेलोसिटीज थोड़ी सी चेंज हो गई, तो फाइनल मोमेंटम इनका कितना होगा? m1 v1 डैश m2 v2 डैश। तो सादा अल्फाज में ये होना चाहिए कि इनका जो पी आई इनिशियल होता है टोटल, वो पी आई फाइनल के इक्वल होना चाहिए, या इसको मैं यूं लिखता हूं कि पी एफ माइनस पी आई जो है वो जीरो होना चाहिए, टोटल चेंज को जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ m1 v1 और m2 v2 को इक्वल होना चाहिए m1 v1 डैश के और m2 v2 डैश के। ये होगा हमारा बाद का मोमेंटम और ये होगा हमारा पहला मोमेंटम। इन दोनों मोमेंटम्स को इक्वल होना चाहिए,
तब जाके आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगी। एग्जाम्पल्स में वही जो पहले आपने पढ़ी हुई है वही डिस्कस कर लेता हूं, ताकि हम पहली एग्जांपल आपने पढ़ी होगी जो फायरिंग ऑफ रॉकेट की होती है। जब एक रॉकेट को हवा के अंदर फायर किया जाता है तो उस वक्त उसमें दो काम होते हैं। बिफोर फायरिंग तो वो रेस्ट में होता है, लेकिन फायरिंग के बाद जो गैस होती है वो नीचे की तरफ मूव करती है, और जो रॉकेट होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इस वक्त उसका जो मोमेंटम होता है, चूंकि पी आई उसका 0 होता है, पी एफ इसमें अगर सपोज इसका मैस स्मॉल एम है गैस का और ये कैपिटल एम है, एम वी प्लस एम वी डैश हो, तो आपका जो टोटल मोमेंटम एम वी प्लस एम वी डैश इज इक्वल टू 0, एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी डैश। इसका मतलब ये हुआ कि जितने मोमेंटम के साथ आपका ये ऊपर की तरफ रॉकेट जा रहा होगा, उसी मोमेंटम से नीचे गैसें आ रही होंगी, उसी मोमेंटम से नीचे गैस मूव कर रही होगी। सेम इज द केस फॉर फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम गन। जब आप एक गन से बुलेट फायर करते हैं, सपोज ये बुलेट है, और तो जो गन होती है उसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, उस वक्त भी यही रिलेशन फुलफिल होता है, यानी आपका जो मोमेंटम होता है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, वो हमेशा इक्वल होते हैं। आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब भी अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।